गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज़ मीन्ट बाय पंचायती राज। डिस्कस द 3 टायर सिस्टम्स ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। तो इसके तीनों सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे और पंचायती राज क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही हम इसमें करेंगे इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम इसके कारणों के बारे में और इसके उपाय के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पंचायती राज का अर्थ। तो सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जानते हैं। पंचायती राज उस व्यवस्था को कहेंगे जिसके अंतर्गत गांव में रहने वाले लोगों का प्रशासन गांव के अनुसार और विकास स्वयं उनकी इच्छा के अनुसार करने का अधिकार दे दिया जाता है। तो भारत के अंदर प्राचीन समय से ही पंचायतों का महत्व रहा है। वैदिक काल में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं को अपने आप ही सुलझा लेते हैं। तो वैदिक काल के बाद सैकड़ों वर्षों तक ग्रामीण जीवन स्वतंत्रता पूर्वक बिताते आ रहे हैं लोग। मुस्लिम युग में भी भारत के मुस्लिम शासकों ने पंचायतों को महत्व नहीं दिया, परंतु फिर भी पंचायतें झगड़ों का फैसला करती रही और कई अन्य कार्य भी करती रही। अंग्रेजों के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में पंचायतों को नष्ट कर दिया गया, यानी कि ख़त्म कर दिया गया, और गांव के प्रशासन में जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार का नियंत्रण लागू कर दिया गया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पंचायतों को फिर से स्थापना करने के लिए कानून पास किया गया। इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश के अंदर पंचायती राज की स्थापना की ओर ध्यान दिया और गांवों में पंचायतों की स्थापना के महत्व को समझते हुए संविधान के अनुच्छेद 40 में ये व्यवस्था कर दी गई कि राज्य और गांव पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें इतनी शक्तियां व अधिकार देगा जिससे वे अपने शासन की इकाइयों के रूप में काम करने के योग्य बन जाएं। इस कार्य के लिए सन 1957 के अंदर श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया और इस समिति के आधार पर भारत के कई राज्यों में 2 अक्टूबर 1959 को 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की गई। इस ढांचे में सबसे निचले और गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या खंड के स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई। संविधान के 73वें संशोधन में जो सन 1993 में लागू हुआ, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई। संसद ने इस व्यवस्था का एक सामान्य ढांचा निर्धारित कर दिया जिसके आधार पर राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था के लिए अपने एक नए कानून बनाने के लिए कहा गया। तो वो ढांचा क्या तैयार किया गया उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत के अंदर पंचायती राज का वर्तमान ढांचा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1992 में पास हुआ और 93 के अंदर इसको लागू कर दिया गया। विभिन्न राज्यों के द्वारा इसमें कुछ बदलाव किए गए। पंचायती राज का मूल ढांचा सारे देश में एक जैसा फैला हुआ है और पंचायती राज का ढांचा त्रिस्तरीय है। तो पहले स्तर पर क्या आएगा? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरा इसके अंदर ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समितियां या पंचायत समितियां, तीसरा इसके अंदर है जिला स्तर पर जिला परिषद। तो हम पहले की बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत पंचायती राज की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। इसकी स्थापना गांव के स्तर पर की जाती है। इसके अंदर बहुत कम जनसंख्या वाले गांवों को किसी पास वाले दूसरे गांव के साथ मिलाकर एक साझी पंचायत की स्थापना की जाती है। इसका गठन कैसे होता है उसके बारे में बात कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक इकाई ग्राम सभा होती है। ग्राम पंचायत के क्षेत्र के अंदर रहने वाले वे सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होते हैं ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की कार्यकारिणी होती है जिसका चुनाव ग्रामीण सभा के सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर किया जाता है। ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या
गांव की जनसंख्या के आधार पर ही निश्चित की जाती है। यह संख्या अलग अलग तरीके से होती है। केरल में ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या 8 से 15, हरियाणा के अंदर 6 से 20, यानी कि 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, मतलब 20 तक जा सकते हैं। ठीक है। पंजाब के अंदर 5 से 13 है, गुजरात के अंदर 9 से 15 हो सकती है। तो 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार सभी पंचायतों में 1/3 स्थान किसका है? महिलाओं के लिए भी आरक्षित है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए स्थान जो है सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष तक जो है निश्चित किया गया है। सरकार के द्वारा उसे काल के समाप्त होने से पहले भी जो है भंग किया जा सकता है। जब वो भंग हो जाएगा तो उसके 6 महीने के अंदर जो है दोबारा से चुनाव करवाने अनिवार्य हो जाते हैं। और पंचायत का एक अध्यक्ष होता है जिसे हम सरपंच कहते हैं, और अन्य इसके अंदर पंच होते हैं। तो ग्राम पंचायत द्वारा गाँव के लिए विकास कार्य किए जाते हैं। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। तो ये हमने बात करी इसके ढांचे के बारे में कि इसका ढांचा कैसे गठित किया जाता है, और ये इसके अंदर जो है क्या क्या सिस्टम होता है उसके बारे में हमने बात करी है। तो हम साथ साथ इसके थोड़े से जो है कार्यों के बारे में भी जो है जान लेते हैं कि इनका कार्य क्या है। जैसे अब ग्राम पंचायत है तो उसके कार्य क्या क्या आएंगे, कौन कौन लोग, मतलब इसका कार्यकाल हमने बता दिया। ठीक है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बता दिया। अध्यक्ष कौन होएगा इसके अंदर? सरपंच। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सरपंच कहेंगे। और बाकी इसके क्या होते हैं? पंच होते हैं, उप सरपंच भी बनाया जा सकता है और पंच भी होते हैं इसके अंदर। तो ये क्या काम करते हैं? जैसे प्रशासनिक कार्य करते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत ग्राम सभा के द्वारा निश्चित किए गए कार्यों को जो है ये पूरा करेंगे। वो कार्य क्या हो सकते हैं? विकास संबंधी कार्य भी हो सकते हैं, मतलब विकास संबंधी ये योजनाएं बनाएंगे और उन्हें कार्य रूप देंगे। जैसे गांव में उत्पादन बढ़ाना है, पशुओं की नस्ल को सुधारना, अच्छे बीजों की व्यवस्था करना, सहकारिता को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, लघु बचत योजना को बढ़ावा देना। तो इस तरीके के ये कार्य करते हैं। और भी जैसे कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। कल्याणकारी में क्या आएगा इनका कि जैसे ग्राम पंचायत का कार्य हो गया, सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाएं, वन के विकास में सहयोग दें, या ग्रामीण के लिए आवास की व्यवस्था करना, पीने के पानी के लिए कुएं और तालाबों का निर्माण कराना, समय समय पर उनकी सफाई भी करवाते रहना। अनुसूचित जातियों के लिए भी जो है कल्याण कार्य करना। इसके अंदर आएगा बीमारियों की रोकथाम के लिए उपाय करना। इसी के साथ साथ महिला, शिशु और विकलांगों के कल्याण के लिए भी जो है कार्य करना इसके अंतर्गत आता है। पुलियों का निर्माण करना, मरम्मत करवाना, बाढ़, सूखा, संकट काल की स्थिति में गांव वालों की सहायता करना, मेले और मंडियों का आयोजन करना, पुस्तकालय वाचनालयों की स्थापना व देखभाल करना। अब जैसे महामारी फैली हुई है तो उसके विरुद्ध क्या है? निवारणात्मक उपाय और औपचारिक जो है उपाय करना, यात्रियों के ठहरने का प्रबंध करना। पंचायत जो है किसी पटवारी चौकीदार, टीका लगाने वाले या गांव से संबंधित किसी अन्य सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जो है शिकायत जिलाधीश को पहुंचा सकते हैं, मतलब कुछ भी इस संबंधित जो है कार्य करेंगे। नेक्स्ट, शिक्षा संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, जैसे स्कूल खुलवाना लड़कियों के लिए है, उनके पढ़ने की व्यवस्था करवाना, और शांति व्यवस्था संबंधी कार्य कर सकते हैं, मतलब अपराधियों को खोजने में पुलिस की मदद कर सकते हैं। ठीक है। और साथ में न्याय संबंधी कार्य तो जो है ये लोग करते ही करते हैं। ठीक है। आपस में जो झगड़ा होता है गांव के अंदर उसको जो है उन सब चीज़ों का निपटारा ये वहीं पर जो है सज़ा सुनाकर या थोड़ा बहुत पैसे का दंड देकर उसको वहीं पर निपटा देते हैं। तो ये हमारा था इसका पंचायत संबंधी जो है कार्य क्या है। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर पॉइंट है अब पंचायत समिति के बारे में। तो पंचायत समिति क्या है? प्रत्येक विकास खंड में एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है और पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या राज्य सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है। पंजाब में ये जो है 10 से लेकर 40 सदस्यों तक होती है। प्रत्येक पंचायत समिति में कुछ स्थान जो है किसका होगा? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए जो है इसके अंदर सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है
कि इसके अंदर निर्वाचित सदस्य जो हैं आते हैं चुनाव के लिए। प्रत्येक पंचायत समिति के क्षेत्र को पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या के अनुसार वार्डों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य चुना जाएगा और पंचायत समिति के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु पूरी करनी होती है और पंचायत समिति के चुनाव में मतदान वही कर सकता है। दूसरा इसने बताया सरकारी सदस्य। इनकी पंचायत समिति के क्षेत्र में चुने हुए विधानसभा के सदस्य सहायक सदस्य कहलाते हैं। पदेन सदस्य सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति के पदेन सदस्य होंगे। उन्हें समिति की बैठकों में भाग लेने बोलने का अधिकार होगा और मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। उस क्षेत्र का विधायक भी पदेन सदस्य होता है। फिर सरपंचों के प्रतिनिधि पंचायत समिति के कुल सदस्यों के 5वें भाग के बराबर पंचायत समिति के क्षेत्र में गठित पंचायतों सरपंचों में से रोटेशन और लॉटरी के द्वारा 1 वर्ष के लिए उन्हें चुना जाएगा। कार्यकाल की बात कर रहा है तो वही जो है 5 साल जो है इनके लिए निश्चित किए होते हैं और सरकार इस अवधि के समाप्त होने से पहले भी इसे भंग कर सकती है। अब ये बात कर रहे हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपनी पहली बैठक में अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। उनका साधारण कार्यकाल 5 वर्ष है, परंतु उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी समिति के निर्वाचित सदस्य 2/3 बहुमत से उन्हें हटा सकते हैं। प्रत्येक जिले की पंचायत समितियों के अध्यक्षों में के भी कुछ पद अनुसूचित जातियों महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं और पंचायती राज के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान पंचायत समिति का होता है, जो ग्रामीण इलाके के लिए विकास के कार्य संपन्न करता है। ग्रामीण विकास की सभी योजनाएं पंचायत समिति के देखरेख में चलती हैं, अतः पंचायती राज की सफलता पंचायत समिति पर ही निर्भर करती है। तो ये हमने इसके ये बताया। अब इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया। इसके कुछ कार्य क्या हैं, मतलब ये क्या काम करते हैं। ये भी जो है कृषि और सिंचाई संबंधी जो है कार्य करेंगे, यानी कि लोगों को प्रशिक्षण दे सकते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से कृषि किस तरीके से करनी चाहिए, सिंचाई के साधन कहाँ से जुटाने चाहिए, फलों व सब्जियों की उपज बढ़ाना चाहिए, ऋण देना, ये सब इनका कार्य है। पशुपालन और मछली पालन के बारे में जो है लोगों को प्रोत्साहित करना, शिक्षा के बारे में शिक्षा की व्यवस्था करना, सफाई और स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, लोगों को उनकी देखभाल करना, यातायात की मरम्मत करवा मतलब यातायात के साधनों की जो है व्यवस्था करना, सामुदायिक विकास करना, सहकारिता के थ्रू जो है लोगों के अंदर जो है विकास करना, उनको प्रोत्साहित करना, प्रशासकीय कार्य करवाना, मिश्रित कार्य करवाना और मनोरंजन संबंधी कार्य करवाना, ये सभी जो हैं पंचायत समिति के कार्य हैं। नेक्स्ट हमारा जिला परिषद। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपर की इकाई है। इसको भी जो है प्रशासनिक कार्य करने पड़ते हैं। इसे केवल समन्वय लाने वाली तथा निरीक्षण करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। जिला परिषद में निम्नलिखित सदस्य जो हैं शामिल होते हैं। कौन कौन से होगा? निर्वाचित सदस्य होगा, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है कम से कम 10 से और ज़्यादा से ज़्यादा 40 संख्या तक होगी। जिला परिषद का एक सदस्य लगभग 40,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जिला परिषद का सदस्य चुने जाने के लिए कम से कम 21 वर्ष और मतदान के लिए न्यूनतम 18 वर्ष जो है निश्चित की गई है। पदेन सदस्य भी इसके अंदर होते हैं। तो निर्वाचित सदस्यों के अलावा जिला परिषद में कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। ये जो है सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं सदस्य शामिल होते हैं। इसका समय भी क्या है? 5 वर्ष है। इसको भी जो है पहले मतलब 6 महीने के अंदर जो है अगर भंग कर दिया तो दोबारा चुनाव करवाना पड़ेगा। जिला परिषद का प्रधान और उप प्रधान भी चुना जाता है। जिला परिषद अपने क्षेत्र के सभी विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। सभी विकास योजनाओं को लागू करके उत्पादन में वृद्धि का प्रयास करता है। क्षेत्र के अंदर जो है लघु सिंचाई योजनाओं को बनाना, भूमि को उपजाऊ बनाने की नीति बनाना, अच्छे बीज व खाद का प्रबंध करना, इसके जो है मुख्य कार्य हैं। जिला परिषद उद्योगों के लिए जो है प्रशिक्षण कार्य जो है करवाता है और साथ में जो है क्या करवाता है? प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना जो है ये करता है। और भी इसके जो है
कार्य हैं। वो क्या कार्य हैं कि ये जो है 2 या 2 से अधिक पंचायत समितियों से संबंधित विकास योजनाएं बनाएगा, उन्हें कार्यान्वित कर सकता है। जिले के अंदर संपूर्ण विकास, ग्रामीण विकास के संबंध में सरकार को सुझाव दे सकता है। ये जो है जिला परिषद ग्रामीण जीवन को जो है विकसित करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनिवार्य कदम भी उठा सकता है। और साथ में ये जो है निगरानी भी रखेगा किस पे, पंचायत समितियों के कार्यों पर। उन्हें समय समय पर जो है सलाह भी दे सकता है, आदेश भी दे सकता है और अपने कार्य को ठीक प्रकार से जो है करवाने की उनकी मदद भी कर सकता है। तो इस प्रकार से ये इसके कार्य बताए हमने। वैसे इसमें मतलब उत्पादन कार्य समिति है, समाज कल्याण समिति है, निर्बल वर्ग यानी कि कमज़ोर वर्ग कल्याण समिति है, शिक्षा और स्वास्थ्य समिति है। तो ये सारी समितियां हैं जो इसके अंदर कार्य करती हैं। तो हरियाणा के अंदर जो है पंचायती राज की नई व्यवस्था 1994 में जो है ये अधिनियम पास किया गया, जिसे 21 अप्रैल 1994 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 22 अप्रैल से ही पूरे प्रदेश के अंदर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। और उनके अनुसार हरियाणा के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज के गठन की व्यवस्था की गई। ये 3 संस्थाएं हैं, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हम इसके कारणों के बारे में जो है बात करेंगे, यानी कि पंचायती राज की त्रुटियां क्या हैं या पंचायती राज की धीमी प्रगति के कारण क्या हैं, या भारत में पंचायती राज की मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं वर्णन करें, या भारत में पंचायती राज की कार्यप्रणाली में मौजूद कमियों पर लेख लिखिए और उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले इसके अंदर कारण आ रहा है अनपढ़ता। स्वतंत्रता के बाद 63 वर्षों के बाद भी निरक्षरता और साक्षरता में जो है नहीं बदली जा सकी। गांव के प्रौढ़ व्यक्ति को प्राय अनपढ़ हैं, उन्हें पंचायती राज के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली का ज्ञान नहीं है। अधिकतर स्थानों पर जो है ग्राम सभा की बैठक होती ही नहीं है, उसे वैसे ही कागजों के अंदर दिखा दिया जाता है। और कुछ पढ़े लिखे तथा चालाक व्यक्ति अधिकांश अनपढ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पंचायतों को अपने लाभ के लिए चलाते हैं और आम जनता तक उसके लाभ नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब इसमें क्या हो गया, डिफरेंस कर दिया गया। कहा गया था ना पीछे अब जो चुनाव हुए कि भाई 10वीं पास जो है ज़रूर होना चाहिए, यानी कि पढ़ा लिखा सरपंच होना चाहिए। नेक्स्ट इसने बताया राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप। पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था बन गई है जिसके अंदर राजनीतिक दलों की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसमें गांव के सभी लोग एक मंच पर इकट्ठे होकर समस्याओं पर विचार करेंगे, निर्णय करेंगे और उस निर्णय को लागू कर देंगे। राजनीतिक दल अपनी हित पूर्ति के लिए यानी कि अपने स्वार्थ के लिए गांव के लोगों को एक मंच पर इकट्ठा नहीं होने देते हैं, उन्हें जाति धर्म आदि के आधार पर बांटते रहते हैं, लड़वाते रहते हैं और सांप्रदायिकता और गुटबंदी की भावना को बढ़ाकर शक्ति निर्माण के कार्यों में नहीं लगने देते हैं। इससे पंचायती राज का उद्देश्य पूरा नहीं होता है और प्रगति क्या है, धीमी हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर बताया धन का अभाव होना। पंचायती राज की संस्थाओं के अपनी आय के साधन सीमित है, उनके पास धन की कमी है। स्वतंत्रता से पहले जो है वो अपनी इच्छा से धन इकट्ठा नहीं कर सकते थे। परिणाम ये हुआ कि योजनाओं को लागू करने, ग्रामीण जीवन को विकसित करने और उनके जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए वो काम नहीं कर पाते थे। बिना धन के कौन सी योजना जो है वो लागू करें, और बहुत से गाँव में तो सड़कों और नालियों की व्यवस्था भी पंचायत नहीं करवा पाती थी क्योंकि उनके पास धन नहीं था। नेक्स्ट है सरकार का अत्यधिक नियंत्रण। पंचायती राज जिस भावना से लागू होनी चाहिए थी वो भावना उसके अंदर नहीं थी, तो एक प्रकार से लोगों पर ये थोपी गई थी और सरकार पंचायती राज की संस्थाओं पर बहुत अधिक नियंत्रण रखती थी। और सरकार की भूमिका तो जो है उन्हें सलाह और सहायता देने की होनी चाहिए, आदेश की नहीं होनी चाहिए। परंतु वास्तव में ये संस्थाएं भी और सरकार के नियंत्रण में काम करती हैं और सरकार इन्हें आदेश और निर्देश देती है। इस कारण से ग्रामीण ये महसूस करते हैं कि उनकी अपनी स्वतंत्र संस्था है, मतलब महसूस नहीं करते कि वो खुल के काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है सरकारी कर्मचारियों की भूमिका। ये भी निराशाजनक और आश्चर्यजनक है। इसके अंदर पंचायती राज की प्रगति को इसके अंदर धीमा रखा गया है।
पंचायत समिति के निर्णयों को लागू करने के लिए कार्य जिन कर्मचारियों के जिम्मे सौंपे गए वे सरकार के अधीन हैं और वे पंचायत समिति को अपना स्वामी न मानकर उन्हें आदेश देने का प्रयास करते हैं। सरकारी कर्मचारी पंचायत समितियों और पंचायतों को स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं करने देते हैं, जिससे पंचायती राज की भावना को धक्का लगता है। नेक्स्ट है ग्राम सभा का नाम मात्र अस्तित्व। ग्राम सभा जिसे गांव का संसद कहा गया है आजकल नाम मात्र रह गया है। कहने को तो इसकी वर्ष में 2 बैठकें अवश्य होनी चाहिए, बजट आदि इसके द्वारा पास होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ना ही कोई बैठक होती है, ना ही ग्रामवासी इसके अंदर रुचि लेते हैं और ग्राम पंचायत के चुनाव के समय ही इसके अस्तित्व का पता चलता है। इसके बाद तो पंचायत ही जो चाहे वही करती है। इसकी बैठकों की कार्रवाई कागजों के अंदर ही लिखी जाती है। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता। सारे भारत के अंदर सांप्रदायिकता का जहर फैला हुआ है। जात पात और सांप्रदायिकता की भावना गाँव के अंदर बहुत ही प्रबल हो गई है। पंचायतों के सदस्य जात पात के आधार पर चुने जाते हैं, योग्यता के आधार पर नहीं चुने जाते हैं। पंच बनने के बाद जात पात के झगड़ों को ही बढ़ावा देते हैं। इस तरह से सीधे साधे गांव वाले पंचायती राज में अपना विश्वास खो बैठते हैं। तो इसके सुधार के लिए ज़रूरी है शिक्षा के प्रसार के साथ साथ गांव वालों को ये भी शिक्षा दी जाए कि सबकी समस्याएं एक जैसी हैं। भूखमरी है, गरीबी है, बीमारी है, बाढ़ है, सूखा है, मतलब कोई भी संकट आता है सबको एक तरीके से ही वो सताता है। इसीलिए उन्हें भेदभाव भूलकर और इकट्ठे होकर गांव का विकास और कल्याण करना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर गुटबंदी की बात आ रही है कि कुछ लोग जो थोड़े बहुत चालाक होते हैं पंचायत में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गुट बना लेते हैं और दलों के आधार पर ही चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल राष्ट्रीय महत्व के सिद्धांतों पर बने हैं। उन सिद्धांतों का गांव की समस्याओं से कोई विशेष संबंध भी नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक दल के नाम पर पंचायत के चुनाव होने से गांव की समस्याएं भुला दी जाती हैं और गांव वाले झगड़ों में फंस जाते हैं। इसका इलाज यही है कि पंचायत के चुनाव दलों के आधार पर न किए जाएं, बल्कि राजनीतिक दलों पर रोक लगाई जाए, वे गांव की पंचायतों के चुनाव में भाग न ले सकें। नेक्स्ट है गरीबी, जो बहुत बड़ा कारण है। गरीबी के कारण लोग अधिक कर नहीं दे पाते हैं और पंचायतें अपनी आमदनी नए कर लगाकर नहीं बढ़ा सकती है। इसके अलावा गरीब आदमी दिन भर नमक तेल लकड़ी की चिंता में घुलता रहता है, वह गांव के सामूहिक कल्याण और विकास की बात नहीं सोच सकता है। नेक्स्ट और लास्ट इसके अंदर है अयोग्य तथा लापरवाह कर्मचारी। स्थानीय संस्थाएं अपने दैनिक कार्यों के लिए अपने कर्मचारियों पर निर्भर करती है। इन कर्मचारियों की योग्यता, वेतन, भत्ते आदि कम होते हैं। उनकी सेवा की अन्य शर्तें भी अन्य सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले अच्छी नहीं होती है। इसलिए प्राय आलसी, अयोग्य, लापरवाह हो जाते हैं और वेतन कम होने के कारण वे रिश्वत आदि का भी लालच करते हैं, जिससे प्रशासनिक कुशलता कम होती जा रही है। तो ये इसके कारण थे। अब इसके कुछ उपाय बताए गए हैं, यानी कि पंचायती राज के दोषों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके उपाय बताए इसने। सबसे पहले क्या बताया कि शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे वो अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होंगे और ये संस्थाएं सफलता प्राप्त नहीं कर सकती हैं। दूसरा, सदस्यों का प्रशिक्षण, यानी कि जो सदस्य चुने जाते हैं उनको अच्छे से प्रशिक्षण देना चाहिए और प्रशिक्षण के बिना वो अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे और ना ही उचित फैसला ले सकेंगे। इसलिए इन सदस्यों के प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट, निपुण और ईमानदार कर्मचारी, यानी कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कर्मचारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। उनका वेतन और सरकारी कर्मचारियों के बराबर होना चाहिए ताकि योग्य व्यक्ति इन संस्थाओं में नौकरी प्राप्त करने के लिए आकर्षित हो और इन कर्मचारियों के प्रशिक्षण की ओर ध्यान भी देना ज़रूरी है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों पर रोक लगाना, यानी कि स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में राजनीतिक दलों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये एक सर्वमान्य तथ्य है। कानून के द्वारा उन दलों पर एक प्रतिबंध लगा देना चाहिए। व्यवहारिक रूप से ये प्रतिबंध निष्प्रभावी होना चाहिए। इस कुप्रथा को रोकने के लिए कानून पर अधिक निर्भर रहना ठीक नहीं है, बल्कि लोगों की सावधानी और दलों की सद्भावना तथा शुभ नीति ही अधिक उपयोगी हो सकते हैं।
नेक्स्ट इसके अंदर आ गया हमारा ग्राम सभा को सक्रिय करना, यानी कि एक्टिव करना भी ज़रूरी है। इसलिए बैठक होनी चाहिए जो कि नियमित रूप से होनी चाहिए। नागरिकों की इसकी कार्रवाई के अंदर रुचि लेनी चाहिए। जब तक गांव के नागरिक स्वयं अपनी समस्याओं और अपने क्षेत्र के प्रति उत्साह नहीं दिखाएंगे तब तक पंचायती राज का सफल होना असंभव है। नेक्स्ट है सरकारी हस्तक्षेप में कमी। स्थानीय संस्थाओं को अपने कार्यों में अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और संस्थाएं तब सफल हो सकती हैं जब सरकारी हस्तक्षेप की बजाय उन्हें जो है उचित परामर्श अधिक की ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन संस्थाओं को अधिक स्वतंत्रता दे और उनका मार्गदर्शन की व्यवस्था करे। नेक्स्ट है धन की अधिक सहायता। धन का अभाव भी जो है एक बहुत बड़ा इसके अंदर दोष है। सरकार को समय समय पर इन संस्थाओं की धन से मदद करनी चाहिए। लोगों के जीवन को सुधारने के लिए, नई योजनाएं बनाने के लिए सरकार को चाहिए कि उनके लिए उचित मात्रा में उनको धन की मदद करें। नेक्स्ट है नियमित चुनाव। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निश्चित अवधि के बाद नियमित रूप से होने चाहिए। फरवरी 1989 के अंदर तत्कालीन राष्ट्रपति वेंकट रमन ने ये सुझाव दिया था कि ग्राम पंचायत के चुनावों को राज्यों की विधानसभाओं तथा लोकसभाओं के चुनावों की तरह अनिवार्य बना देना चाहिए और इसके लिए संविधान के अंदर संशोधन भी कर दिया जाए, इनकी सुधार दिया जाए। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और चुनाव आयोग की देखरेख में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है पंचायती राज की संस्थाओं को अधिक शक्तियाँ देनी चाहिए, यानी कि मिलनी चाहिए। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 23 दिसंबर 1992 को संविधान का 73वां संशोधन पारित किया गया, जिसके अंदर पंचायती राज की संस्थाओं को अधिक शक्तियां मिलने शुरू हो गई। नेक्स्ट और लास्ट है इसके अंदर पंचायती राज की संस्थाओं में सकारात्मक संबंध। पंचायती राज की संस्थाओं पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में शक्तियों व स्तर को लेकर टकराव हो जाता है, जिससे प्रशासन की क्रियाशीलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सुझाव ये दिया गया कि पंचायती राज की संस्थाओं के बीच टकराव की भावना की बजाय अच्छे और मधुर संबंध होने चाहिए, आपस में सद्भावना होनी चाहिए। जिला परिषद के द्वारा पंचायत समितियों को और पंचायत समितियों के द्वारा पंचायतों को सहायतापूर्ण जो है निर्देश देने चाहिए, तभी जो है वो अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने पंचायती राज का अर्थ जाना और उसके त्रिस्तरीय के बारे में जाना और उसके क्या क्या कारण हैं और उसके कारणों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उन उपायों के बारे में हमने आज चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। पिछला क्वेश्चन आपने लर्न कर लिया होगा और इस क्वेश्चन को भी जो आप लर्न करने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।